प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता आ रहा है। मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी इसी प्रकार देखते रहेंगे। आज के हम वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक जातक की कुंडली में। जातक पराक्रमी तो है परंतु भाग्यहीन है और उसके पास अपना कुछ नहीं, वो किसी की कृपा के पात्र से अपना काम चलाने का योग है। विवाह में बाधा है, रोजगार में समस्याएं हैं और प्रबल पित्त दोष है। दर्शकों, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, यहां पर आपकी कुंडली में कोई राशि हो, अगर ये तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, ये तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, ये तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। इस भाव पर भाव के स्वामी का अधिपत्य हो तो यह जातक पराक्रमी होता है। कुंडली से कोई भी हो, ग्रह कोई भी हो, और यह लगन है। लगन का स्वामी अगर छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो और 12वें भाव में हो, इनको त्रिक भाव बोला गया है, अशुभ भाव को बोला गया है। अगर लगन का स्वामी छठे में हो, अष्टम में हो, 12वें भाव में हो तो प्रबल पितृदोष सामान्य तौर पर ही मान लिया जाता है। उसके बाद करते हैं विवाह बाधा। ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भी भाव है और दसम से दसम व्यवसाय का भी भाव है। आप ये मान लो, अब ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, विवाह से भाव है, और द्वादश भाव जीवन साथी के साथ सहवास सुख का भाव है। ये सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। इसके ऊपर अशुभ प्रभाव हो तो विवाह में बाधाएं आती हैं और यह अशुभ प्रभाव जब होगा तो व्यवसाय में भी परेशानी देगा। जोड़ी बात है, इस पर अशुभ प्रभाव होगा तो विवाह में बाधा आएगी। और ये रोजगार का भी भाव है, दसम से दसम है, तो रोजगार में भी बाधाएं आएंगी। आपका चाहे कोई भी लगन हो, ये किसी भी लगन की कुंडली होने दो, उसमें सप्तम भाव का होने दो। अब बात करते हैं भाग्यहीन। कोई भी लगन की कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, ये नवम भाव भाग्य भाव माना जाता है। इस भाग्य भाव पर अशुभ प्रभाव, शत्रु ग्रहों का प्रभाव या पाप प्रभाव या मेलाफिक पेरेंट्स का प्रभाव हो और भाव का स्वामी भी अशुभ स्थिति में हो तो भाग्यहीन योग बनता है। इन्हीं को लेकर के आइए हम विचार करते हैं, आपका ज्ञान की वृद्धि करते हैं एक संबंधित पुरुष जातक की कुंडली में, जिसका जन्म 29 अक्टूबर 1995 शुक्ल पक्ष 6 वार रविवार नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा चरण 3 में हुआ। लगन के समय पर धनु राशि लगन में उदय हो रही थी। लगन के 23 डिग्री अंश विराजमान है। लगन में चंद्रमा 20 डिग्री 14 इंच लेकर के 14 मिनट लेकर के विराजमान है, यानी चंद्रमा 20 डिग्री पर है, 14 मिनट लेकर के विराजमान है। और तीसरे भाव में शनि अपनी कुंभ राशि में है। पंचम भाव में केतु मेष राशि में 2 डिग्री लेकर के विराजमान है और दसम भाव में बुध अपनी उच्च राशि में है। एकादश भाव में राहु 2 डिग्री लेकर के विराजमान है, तो वहीं पर सूर्य नीच राशि में 11 डिग्री लेकर के विराजमान है और शुक्र 29 डिग्री 46 मिनट, बस 30 डिग्री होने ही वाला है, मृत अवस्था में है। और द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में गुरु 21 डिग्री 40 मिनट लेकर के विराजमान है। मंगल वहीं पर अपनी राशि में 12 डिग्री 14 मिनट लेकर के विराजमान है। गुरु लग्नेश है। लगन भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु द्वादश भाव में है। मैंने जैसे पहले ही बताया
कि लगन कोई भी हो, लगन का स्वामी लग्नेश यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यानी ये 12वां भाव है, 6ठा भाव है, ये 8वां भाव है, तो प्रबल पितृदोष होगा। इनको तृक भाव बोला गया है। दर्शकों, धनु लगन वाले जातक दार्शनिक विचार के होते हैं और वो आस्तिक होते हैं और सहज ही दूसरे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। लोग बाग इनकी सादगी का अनुचित लाभ उठाते हैं। इनका शरीर सुगठित हिसाब से होता है। लग्नेश तृक भाव में है, 12वें भाव में है। 12वां भाव भोग का भाव है और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है। तो ऐसे जातक को संभल कर रहना चाहिए। जब लग्नेश भोग के स्थान में चला जाता है तो चरित्र हानि भी हो सकती है, ऐसा सोच के करना चाहिए। गुरु पंचम दृष्टि से माता के भाव को देख रहा है, माता का अच्छा सुख मिलेगा। और सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, रोग शत्रुओं का शमन होगा। और नवम दृष्टि से, उस दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, जाते की आयु लंबी होगी। ये लग्नेश का फल है, प्रबल पितृदोष में है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव मैंने बताया कि भाग्य भाव है, धार्मिक भाव है, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का भाव है। जैसे अशुभ कर्म किए हैं तो अशुभ आएगा, शुभ आए तो शुभ फल आएगा। भाग्य भाव का स्वामी एकादश भाव में नीच राशि में है। यह समस्या आ गई, क्योंकि नीच राशि में सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य ग्रहों का राजा है। आप इस बात को मान के देखिए, थोड़ा सा व्यवहार रूप में लीजिए कि एक सम्मानित व्यक्ति अगर उसको नीचे बैठा दिया जाए और जिसका कि कोई सम्मान में कोई सम्मान भी नहीं है, वो ऊंची कुर्सी में बैठा हो, तो बड़ा मुश्किल वाली बात है। यहां पर सूर्य नीच राशि में है, तकलीफ में है, प्रभाव देने में असफल है। साथ ही साथ राहु के साथ में है। राहु और सूर्य का 9 डिग्री का फर्क है। सूर्य राहु से पीड़ित है, यहां पर ग्रहण योग लग रहा है और सूर्य पीड़ित है, शापित कुंडली बन जाती है। भाग्य भाव का स्वामी नीच राशि में राहु से पीड़ित भाग्यहीन बनता है। आपकी कुंडली में यहां पर कोई भी ग्रह हो, अगर वो इसी तरह से अशुभ स्थान पर होगा तो भाग्यहीन होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या ग्रह कहते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में है। थोड़े से परिश्रम से थक जाता है, रोगी बनाएगा, मानसिक बल कमजोर होगा। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। पत्नी भी रोगग्रस्त होगी और लंबी बीमारी होगी, तो अष्टमेश है। परंतु ऐसा बालक चंद्रमा उसको अच्छे आचरण वाला बनाता है। चंद्रमा तो अच्छे आचरण का बना रहा है, लेकिन लग्नेश खुद खड्डे में गिर गया तो चंद्रमा क्या करेगा? अदरवाइज चंद्रमा उसको अच्छे आचरण का बना रहा है, लेकिन लग्नेश खुद खड्डे में गिर गया तो कहां से बचाएगा? अब बात करते हैं, ऐसे जातक का हृदय थोड़ा सा पवित्र होता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। दर्शकों, पंचम भाव बुद्धि, विद्या और संतान का भाव है। मैं आपको सभी के साथ में भाव का फल बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पंचम भाव बुद्धि, विद्या, संतान का भाव है और द्वादश भाव खर्च का भाव है, सेवा सुख का भाव है। मंगल द्वादश भाव में है। दर्शकों, ज्योतिष में बताया गया है कि मंगल और गुरु अगर आपस में दृष्टिपात करते हैं तो शुभ होते हैं और इनकी युति खराब बताई गई है। जब लग्नेश और मंगल के साथ मिल जाता है तो शर्प शाप मिल जाता है। तो यह यहां पर गुरु और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल पत्नी के लिए मारक होता है, दाम्पत्य जीवन कष्टमय होता है। मंगल चतुर्दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है। भाई बहनों के सुख में दिक्कत आएगी, परस्पर उनके वैचारिक मतभेद होंगे, सेवा सुख में कमी आएगी।
नेत्र रोग हो सकते हैं, खर्च अधिक होगा और भाई बहनों से मधुरता की कम होगी। संतान और बुद्धि के क्षेत्र में दिक्कत आएगी कि उनका स्वामी द्वादश भाव में बैठा है। छठी दृष्टि से सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रु पर प्रभाव होगा। और अष्टम दृष्टि से मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, यहां पर मंगल मांगलिक वाला रोल करता है। गुरु के साथ बन गया तो साथ भी बन गया। अष्टम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देखता है। स्त्री के पक्ष में कष्ट, व्यवसाय के पक्ष में कष्ट, और बालक कुछ आलसी भी हो जाता है, क्योंकि ये राशि मंगल की शत्रु राशि है। मिथुन राशि मंगल की शत्रु राशि है। ऐसा बालक फिर कुछ आलसी भी हो जाता है। अब बात करते बुध की। दर्शकों, बुध सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, दो केंद्रों का स्वामी है। बुध अपने उच्च स्थिति में है। यहां पर बुध भद्र महापुरुष योग, जो कि एक विशिष्टता योग देने वाला है, वो बना रहा है। लेकिन ज्योतिष का एक सिद्धांत भी है कि जब ग्रह दोनों केंद्रों का स्वामी हो जाता है और उसका केंद्राधिपति दोष भंग नहीं होता, तो वह फल देने में सक्षम नहीं होता। उच्च का बृहस्पति, उच्च का बुध बड़ी मुश्किल से मिलता है दसम भाव में, लेकिन किसी दूसरे ग्रह को यहां मदद करनी चाहिए उसका भंग करने के लिए। ग्रह कौन मदद कर सकते हैं? त्रिकोण और लग्नेश। सूर्य मदद कर सकता था मंगल ग्रह, और लग्नेश मदद कर सकता। त्रिकोण के स्वामी उसको है, और तो उसका भंग हो जाता है। यहां पर दर्शकों देखिए, उच्च का बुध है, पंच महापुरुष योग में से भद्र महापुरुष योग बना रहा है ज्योतिष के सिद्धांत से, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा केंद्राधिपति ज्योतिष से। उल्टा क्या प्रभाव मिल रहा है? अपनी उच्च राशि में होने के कारण बड़ा कुशल व्यापारी और साहित्यकार तो बन सकता है। ये हमारे शास्त्रों का वचन है कि बुध यहां पर व्यवसायी तो बन सकता है, क्योंकि सप्तम भाव का भी स्वामी है, और साहित्यकार बन सकता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। बालक की बुद्धि तीव्र होगी, बुध किसी से पीड़ित नहीं है, प्रतिष्ठा भी मिलती है। भौतिक सुखों का अभाव रहता है, भौतिक सुखों का अभाव रहता है। कहने को तो उसके पास कुछ नहीं होगा, जो भी कुछ भी होगा वह स्वयं का ना होकर के किसी की कृपा का पात्र होता है। उसके पास, ऐसे जातक के पास कोई भी होने दो जो कि बुध उच्च राशि में है, इसी धनु राशि में आएगा, कोई तो कोई आएगा नहीं, लेकिन भौतिक सुखों का अभाव रहेगा। कहने को उसके पास अपना कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा अपना, वो कृपा का पात्र होगा, कृपा पात्र होगा। जो कुछ होगा वह किसी की कृपा के स्वरूप होंगे। इस कुंडली में अगर देखा जाए तो गुरु पंचम दृष्टि से माता के भाव को देखता है, माता ही कृपा पात्र हो सकती है, और दूसरा कुछ कोई नहीं दिखा। मतलब ऐसे जातक के पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ वो आगे तरक्की कर रहा, जो कुछ कर रहा है किसी की छत्र छाया में कर रहा है, उसका अपना कोई औचित्य नहीं है, वो कोई कृपा स्वरूप होता है, उसी के उसमें वो काम कर सकता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है, और स्त्री हो या पुरुष, मेरे दर्शकों, शुक्र भौतिक सुखों का दाता है, गृहस्थी सुख का आनंद देने वाला है, सहवास सुख का दाता है, भोग विलास का कारक है। इस पृथ्वी पर जब कोई भी प्राणी आता है, चाहे मनुष्य हो दूसरे प्राणी हो, बिना भोग के गृहस्थी जीवन संभव नहीं है। तो पुरुष जातक के लिए तो इसमें डबल एक्शन होता है, दाम्पत्य सुख का कारक भी है और विवाह कराने वाला भी शुक्र है। शुक्र यहां पर 29 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, मृत अवस्था में है, और मंगल और सूर्य के पाप कर्तृ योग में है। शुक्र अपना फल नहीं दे रहा, अपना फल नहीं दे सकता, तो मृत अवस्था में है और पाप कर्तृ योग में है। तो कैसे विवाह होगा?
विवाह में बाधाएं आएंगी। मृत अवस्था में उसका कोई प्रभाव नहीं, पाप करती योग में कोई प्रभाव नहीं, तो विवाह में बाधा के कारण बनेंगे। अब बात करते हैं शनि की। तो गुरु का मैंने आपको बता दिया, अब शनि की बात करते हैं। शनि अपनी राशि में तीसरे भाव में, ये पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है, मंगल इसका कारक है और मंगल की चतुर्दृष्टि इसके ऊपर है। पराक्रम तो होगा लेकिन भाई बहन के साथ मधुरता का व्यवहार नहीं होगा, मधुरता का व्यवहार बिल्कुल नहीं होगा। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, शनि की नीच दृष्टि है। चित जाते कुछ भी बोले उसकी शिक्षा में व्यवधान आएंगे, उसकी शिक्षा में परेशानी का योग बन रहा है, उसकी शिक्षा में कुछ ना कुछ परेशानी आएगी और संतान संबंधित भी परेशानी होगी। शनि सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है। दर्शकों ध्यान देना, नवम भाव में सिंह राशि है, सूर्य की राशि है और शनि की शत्रु राशि है, और शनि 24 डिग्री लेकर के बलवान स्थिति में है, लगन के 23 अंश है, शनि बलवान स्थिति में है और नवम भाव को शत्रु राशि को देख रहा है, भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य में उतार चढ़ाव, भाग्य की हानि कर रहा है शनि। और दसम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक कराएगा और अपना प्रभाव गुरु और मंगल पर भी बना रहा है, तो द्वादश भाव में हलचल ज्यादा हो गई। शत्रु राशि है, मंगल शत्रु बैठा हुआ है, गुरु लग्नेश बैठा हुआ है, शनि उसको गुरु के ऊपर एक ऐसा प्रभाव दे रहा है कि वो उसको गृहस्थी सुख से अलग ले जा रहा है। क्यों? शनि जो है प्रभाव इस तरह से होता है कि वह सामाजिक कार्यकलापों से उसको दूर भेजता है, उसको कोई इस तरह के गृहस्थी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर शनि भी ऐसा काम कर रहा है कि उसको गृहस्थी जीवन से दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है आखिर दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी का कारण बन रहा है। अब बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है, आमदनी में उतार चढ़ाव, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, विद्या संतान में परेशानी का योग बनेगा और पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर है, तो कोई असर नहीं क्योंकि शनि बलवान बैठा है, पराक्रमी रहेगा। नवम दृष्टि यहां पर राहु की सप्तम भाव पर आ रही है, नवम दृष्टि राहु की सप्तम भाव पर आ रही है। चंद्रमा की भी यहां पर अशुभ दृष्टि है और मंगल की भी अष्टम दृष्टि अशुभ है। अब सप्तम भाव पर चंद्रमा की भी अशुभ दृष्टि है, मंगल की भी अष्टम अशुभ दृष्टि है, राहु की भी अशुभ दृष्टि है और सप्तम भाव पाप प्रभावित है, जीवन साथी को आने नहीं देता उसके जीवन में। तो सप्तम भाव विवाह का, जीवन साथी का काम भाव है, वो सहवास है, सुख का भाव है। अगर जीवन साथी आएगा तभी सहवास सुख मिलेगा, या जीवन साथी को ये तीनों ग्रह आने नहीं दे रहे हैं। अब बात करते हैं केतु को। केतु पंचम भाव में है, मेष राशि में है, संतान शिक्षा में हानि का होगा और पंचम दृष्टि से यहां पर केतु नवम भाव को शत्रु राशि में देख रहा है। केतु भी सूर्य का शत्रु है, भाव की हानि हो रही है और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को आमदनी में उतार चढ़ाव और नवम दृष्टि भाग्य भाव और नवम दृष्टि लगन पर हो रही है। तो लगन में केतु की थोड़ी बहुत चलने वाली नहीं है क्योंकि चंद्रमा वहां बैठा हुआ, कोई पीड़ित नहीं है, इसके 2 ही डिग्री हैं, फिर भी जो कुछ कम कर सकता कर सके, वो नेग्लेक्टेबल ना के बराबर है। तो मैंने अभी आपको ये ग्रहों का सामान्य प्रभाव बताया।
अभी मैं आपको इस कुंडली में कंक्लूजन बताता हूं। मैंने ग्रहों का सभी का प्रभाव बताया। पराक्रमी, पराक्रम भाव में शनि अपनी राशि में, पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी, पराक्रमी है। परंतु भाग्यहीन, भाग्य भाव पीड़ित है और भाग्य भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में है, राहु से पीड़ित है। आपका भी कोई भी कुंडली हो, अगर ये भाव पीड़ित है और इस भाव का स्वामी पीड़ित तो भाग्यहीन होगा। दूसरी बात, यहीं पर मैं एक बात कर दूं कि शनि भाग्यहीन तो बता रहा है, लेकिन शनि न्याय का देवता है। शनि अगर भाग्य को जहां देखता है, जहां बैठता है, तो 36 वर्ष के बाद भाग्य को उदय करता है। तो ये भाग्य उदय 36 वर्ष के बाद उदय होगा। 36 वर्ष तक जातक को ऐसे ही परेशानी भुगतनी पड़ेगी। पहले हो सकता है तो शनि देव को मनाना पड़ेगा। भाग्य की हानि अपना कुछ नहीं, किसी की कृपा। बुध यहां पर उच्च राशि में है, मैंने उसकी व्याख्या बताई कि उच्च राशि में होने के कारण बड़ा कुशल व्यापारी, साहित्यकार तो बन सकता है, प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, भौतिक सुखों का अभाव रह सकता है। कहने को उसका अपना कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा किसी की कृपा का पात्र होगा, वो भी मैंने बताया। विवाह बाधा, सप्तम भाव पर चंद्रमा का प्रभाव, सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव, सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव विवाह में बाधा कारक बनता है। रोजगार की समस्या, मैंने बताया कि ये रोजगार का भी भाव है, तो रोजगार की भी समस्या होगी। प्रबल पित्त दोष, जब सूर्य पीड़ित हो गया, सूर्य राहु से पीड़ित हो गया, जब लग्नेश द्वादश भाव में हो गया, आपका भी मैंने पहले व्याख्या बताया, तो प्रबल पित्त दोष हो गया। तो मैंने जो इसके जो टाइटल हैं वीडियो के, मैंने आपको कंक्लूजन में बताया। अब बात करते हैं थोड़ा नवास में। तो नवास शादी, स्त्री सुख के लिए नवास देखना अनिवार्य है। दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी अगर नवास में, सूर्य के नवास में है बुध, और सूर्य नीच राशि में है, राहु से पीड़ित है, तो नवास में भी स्थिति अच्छी नहीं होती। दूसरी बात, नवास में चंद्रमा और मंगल राहु अपने आप में विवाह में दिक्कत डालते हैं, स्त्री यानी स्त्री के सुख में विपद डालते हैं। और नवास का लग्नेश शुक्र नवम भाव में है, राहु की दृष्टि है, यहां पर भी शुक्र पीड़ित है, तो नवास में भी स्त्री सुख की टांग टूटी हुई है, अव्यवस्थित है पूरा मामला, तो दिक्कत वाली बात है। इसको जो योग है उनका निवारण करना चाहिए। अब दर्शकों, जातक की कुंडली में केतु राहु यहां है और बुध बाहर है, यानी जो कालसर्प दोष बन रहा है सब पंचम भाव और एकादश भाव के बीच में, उससे बाहर है, तो आंशिक कालसर्प बोला जाएगा, पद नामक कालसर्प योग बोला जाएगा। संतान विद्या के अंदर में रुकावट होगी, गुप्त शत्रुओं की चिंता होगी, हमेशा प्राणी परेशानी होगी, यात्राएं अधिक होंगी और यात्राओं से कोई सफलता नहीं मिलेगी, सब बेकार होगी, पग पग पर निराशा मिलेगी। तो ये छोटा सा आंशिक प्रभाव है इनकी बेल्ट से। राहु सिर्फ बाहर है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहां बुध बाहर है, बाकी आंशिक कालसर्प दोष बन रहा है। अब दर्शकों, इस जातक की महादशा, मंगल की महादशा 15/6/21 से 15/6/28 तक चल रही है, जो कि वध तारा दशा है, शुभ नहीं मानी जाती। तारा पद्धति में मंगल की दशा वध तारा है, शुभ नहीं है। भाग्य उदय 36 वर्ष बाद होने की आशाएं हैं। तो मैंने आज आपको इस जातक की कुंडली का विश्लेषण किया। आपका लगन कोई भी होने दो, अगर आपके इसी तरह से ग्रह हैं तो आप भी अपना ये अनुमान लगा सकते हैं। दर्शकों, मैंने इस जातक की कुंडली के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। मेरा एक एक वर्ड शास्त्रों का है। हम वीडियो में अभी बताता आ रहा हूं
कि मेरा वीडियो अगर किसी मेरे दर्शक को समझ में नहीं आता है, वो स्पेशली मेरे से फोन करके समझ सकता है। मुझे भगवान ने जो 2 अक्षर ज्ञान के दिए हैं उसको मैं आप तक बांटने में बड़ा खुश होऊंगा और मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो, कोई भी वीडियो के संबंध में, जो वीडियो की मैंने पब्लिश किया है इस चैनल पर, दर्शकों फिर कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपने दोस्तों का भी मार्गदर्शन हो, और जिसने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें। दर्शकों, जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के नजदीक है, नवदहर पितृदोष पूजा, कालसर्प दोष पूजा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो इसकी इच्छा है वो करा सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ दिया जा सकता है, वो लिखा सकता है। विश्व ज्योतिष वास्तुशास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको सलाह लेंगे। फिर कहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फिर मेरा ये आग्रह बन जाता है आपसे कहने का, भाई अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इसी प्रकार आपके सामने अच्छी वास्तविक कुंडलियों की वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।